गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। कल अपनों ने किया था चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। आज अपने इसके बचे हुए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा क्योंकि आज मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि अपनों को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, अभी आप लोगों को मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है, अभी तक आपने पढ़ा है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लीनियर जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो, इसके अंदर x और y दो वेरिएबल है, a b c कांस्टेंट होते हैं। ये क्या है? दो वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो एक लाइन बनेगा। इसके बाद में आपने पढ़ा कि अगर आपके पास दो लाइन है, एक लाइन तो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो, ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। तो पहली लाइन L1 है, दूसरी लाइन M2 है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अब अगर मैं इन दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास तीन केस बनते हैं। पहला केस कौन सा बनता है? जब दोनों लाइनें क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करेगी। यानी कि एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इसके अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। ये देखो दूसरा केस, जब दोनों की दोनों लाइनें क्या हो? पैरेलल। एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, दोनों लाइनें पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट कर नहीं कर दिए, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरा केस मैंने आपको क्या बताया था? जब एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन इसके ऊपर ही हो, तो ये क्या होता है? दोनों लाइनें क्या है? कोइंसिडेंट। क्या है? कोइंसिडेंट। हिंदी में अगर बात करो तो इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, इसे कहते हैं समांतर रेखा, इसे कहते हैं संपत्ति रेखा। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? जो एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है। इसके ऊपर कितने सारे पॉइंट कॉमन है? इनफाइनाइट है ना। तो इसके अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। फिर मैंने बताया था कि आपने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया तो आपको पता लग गया कि लाइनें कैसी है? इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। कई बार क्या करना होता है कि ग्राफ से नहीं करना होता, डायरेक्ट बताना होता है। तो आप इन दोनों लाइन की फॉर्म देखो। इसके अंदर कंडीशन आती है a1 कोण में a2 नॉट इक्वल टू b1 कोण में b2। इसके अंदर आता है a1 कोण में a2 इक्वल टू b1 कोण में b2 नॉट इक्वल टू c1 कोण में c2। इसके अंदर कंडीशन आती है a1 कोण में a2 इक्वल टू b1 कोण में b2 इक्वल टू c1 कोण में c2। मतलब अगर आप इनका रेशो निकालोगे, इनके कोफिशिएंट के रेशो निकालोगे और उनको इक्वल करके आप पता लगा सकते हो कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इसके बाद मैंने आपको एक और बताई थी कि इसके अंदर भी सॉल्यूशन है, इसके अंदर भी सॉल्यूशन है। तो इन दोनों में सॉल्यूशन निकल रहा है ना। तो ये दोनों इक्वेशन कैसी होंगी? ये दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी? ये दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी? जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं तो ये इक्वेशन होती है कंसिस्टेंट, और इनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, ये इक्वेशन होती है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यही तीन बताई थी। अब अपने जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सारे इसी के ऊपर डिपेंड है, इसी पे बेस है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो हाँ बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आप ये मत सोचिएगा आज अपने थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि आज मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। देखिए, अपने पास इसमें दो इक्वेशन दे दी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो मैं इनको क्या कर लेता हूँ? दोनों इक्वेशनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। ये थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब सबसे पहले देखिए, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? इसको लिख देता हूँ 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? आप करो, इसे करो कंपेयर विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करना है, कंपेयर विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
अब देखो इस 5 को इधर क्यों लेके आया था, क्योंकि C1 इधर है ना, तभी लेके आया था। अगर 5 इधर रहने देता तो माइनस की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ से देखिए अब क्या निकलता है, तो यहाँ से A1 निकला है मेरे पास 3, B1 निकला है मेरे पास 2 और C1 निकला है मेरे पास -5। यहाँ से A2 निकला है 2, B2 निकला है -3 और C2 निकला है -7। ये मत करना +3 नहीं लेना है, -3 लेना है, क्योंकि अपने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि y का कोफिशिएंट क्या है -3, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है B2। समझ गए, ये लेना है। अब आपको निकालना है, देखो ये तो मेरा बोर्ड पड़ा है तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। आप अलग अलग लिख सकते हो, ये है 1, ये है 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको क्या करना होगा, पहले ये निकाल लेना, इसको उसके नीचे लिख लेना, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। A1 अपन में A2 क्या आया है बच्चों, A1 कितना है 3 और A2 कितना है 2। B1 अपन में B2 कितना आया है, B1 है 2 और B2 है -3 और C1 अपन में C2 कितना आया है -5 -7। यहाँ से देखिए A1 अपन में A2 3/2 है, B1 अपन में B2 2/-3 है, तो इसका मतलब A1 अपन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन में B2। जब A1 अपन में A2 B1 अपन में B2 के इक्वल नहीं होता तो अपना सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। हेंस these linear equations are consistent। यानी कि जब A1 अपन में A2 और B1 अपन में B2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और जिसमें सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशंस कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो आपसे यही पूछा था कि इनमें कंसिस्टेंट कौन सा है, और लिखोगे तो ये लिख देना, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया। आपको करना क्या है, A1 B1 C1 निकालने हैं, A2 B2 C निकालना है, फिर A1 अपन में A2 B1 अपन में B2 C1 अपन में C2 निकालना है, फिर कंडीशन देखनी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं थर्ड। सेम चीज है, थर्ड क्यों बताने जा रहा हूँ, थर्ड बताने का कारण भी है। ये देखिए, ये है बच्चों 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। दूसरी क्वेश्चन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो 3/2 का 3/2 पड़ा रहने दो, दूसरा इस 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो अपने क्या करें, अपने इसको आसान बना लेते हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, ठीक है, ये देखिए अपने यहाँ करने जा रहे हैं, नाउ मल्टीप्लाई 6 बाय 6, इसको मल्टीप्लाई किया 6 से तो ये आ जाएगा 3/2x इंटू 6 प्लस 5/3y इंटू 6 प्लस 7 इंटू 6, प्लस नहीं है इक्वल है। यहाँ से देखो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इक्वल टू 42। यहाँ से 42 इधर आ गया तो 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप 3/2 ही रखते हैं तो भी आपका आंसर सही आएगा, कोई गलत नहीं आएगा। लेकिन उसमें कई बच्चों की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसको हटाया है। मैं दोनों तरीकों से करके बता देता हूँ। अब इसको करो, कंपेयर विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो A1 कितना आ गया 9, B1 कितना आ गया 10, C1 कितना आ गया -42। और इसको करो, कंपेयर विद A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0।
उससे पहले देखो इसको इधर ले आओ, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू है 9, b2 की वैल्यू है माइनस 10 और c2 की वैल्यू है माइनस 14। अब अपने क्या करें, दोनों से इससे और इससे क्या निकाल लेते हैं, अपने निकाल लेते हैं a1 अपॉन में a2 कितना आया 9 अपॉन में 9 यानी कि 1, b1 अपॉन में b2 कितना आया 10 अपॉन में माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1। c1 अपॉन में c2 निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों, a1 अपॉन में a2 तो प्लस 1 के इक्वल आया है, b1 अपॉन में b2 माइनस 1 के इक्वल आया है। तो अपने यहीं से लिख सकते हैं a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब बोथ लाइंस आर intersecting each other, they have one unique solution and equation of and linear equations are consistent। ठीक है, लिख सकते हैं hence linear equations are consistent। आपसे कंसिस्टेंट का ही पूछा है तो इतना ही लिख लो, और पूछता तो आपने क्या जैसे दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग कर रही है एक दूसरे को, और ये क्या कह रहा है इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसको देखो मल्टीप्लाई 6 से क्यों किया, ताकि आपके पास a1 a2 और a3 आसान आ जाए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता तो दूसरे तरीके से कैसे कर सकता था, इसी को कैसे कर सकता था, आंसर देखना सेम आएगा। ये देखो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर विद किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से देखो x का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट 3/2, y का कोफिशिएंट b1 और यहाँ y का कोफिशिएंट 5/3, यहाँ c1 की वैल्यू -7। अब आपको क्या निकालना है, a1 अपॉन में a2 निकालना है, b1 अपॉन में b2 निकालना है और c1 अपॉन में c2 निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं a1 अपॉन में a2। a1 कितना है 3/2, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3/2। देखो a1 की जगह लिखा है मैंने 3/2, बीच में ये डिवाइड का सिंबल था तो डिवाइड, आगे लिख a2 9। अब 9 को अकेला क्यों छोड़े, 9 के अपॉन में भी 1 लगा लो। ये देखो ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इनका डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो इनका डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं। अब बाहर वालों का मल्टीप्लाई अंदर वालों का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का मल्टीप्लाई 9 से, 3 3 जा 9, क्या आ गया 1/6। अब b1 अपॉन में b2 निकाल लेते हैं, b1 अपॉन में b2, b1 कितना है 5/3, b2 कितना है -10/1। बाहर वालों का मल्टीप्लाई अंदर वालों का मल्टीप्लाई, 5 × 1 3 × -10, 5 2 जा 10, ये 1/में -6, इसको मैं -1/6 लिख सकता हूँ। वही तो आया था, उसके अंदर +1 आया था -1 आया था, इसके अंदर 1/6 आ गया -1/6 आ गया। दोनों इक्वल आए ना, आएंगे इक्वल नहीं आए ना, बस यही था। दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन कैसे है, कंसिस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन करिए। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent if consistent obtain solution graphically। आपको कहता है कि आपको लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, आपको उनमें पता करना कि कंसिस्टेंस कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना। जैसे पहले मैं कर लेता हूँ, चलो पहले का पहला ही कर लेते हैं। फोर्थ का पहला क्या कहता है, x + y = 5 और इसके साथ क्या है 2x + 2y = 10। आपको कहता है इनके सॉल्यूशन निकालो। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना। तो सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ x + y - 5 = 0। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, किससे कंपेयर करना है, a1x + b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0। तो A1 आ गया 1, B1 आ गया 1, C1 आ गया -5। सेम ही चीज़ है ना जो पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में भी तो अपनों ने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकाला था, इस क्वेश्चन में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना है। इसको भी लिख लिया मैंने 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको करते हैं कंपेयर, किससे कंपेयर करना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 कितना है 2, b2 कितना है 2, c2 कितना है -10। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ निकालोगे। नाउ कैसे करेंगे, आप निकालेंगे a1 अपॉन में a2। a1 कितना है बच्चों 1, a2 कितना है 2। और निकालो बच्चों b1 अपॉन में b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2। और निकालिए c1 अपॉन में c2, c1 कितना है -5, c2 कितना है -10। माइनस से माइनस गया, 5 2 10, 1/2। यहाँ क्या आया है, यहाँ आया है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इसका मतलब जब तीनों रेशो इक्वल होते हैं तो लाइनें कैसी होती है, लाइंस आर को इंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएगी कि नहीं आएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पूरा लिख लेना, दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपसे पूछा क्या था, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो जिसमें सॉल्यूशन निकलता है वो कंसिस्टेंट होती है। दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। अब आप क्वेश्चन समझिए, पहला अभी तक मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ये सेम वही है। अब आपको क्या कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये बताओ। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये कैसा आया कंसिस्टेंट, तो अपने क्या बनाएंगे ग्राफ। अगर ये इनकंसिस्टेंट आता तो अपने ग्राफ नहीं बनाते। अब ग्राफ बनाना है तो इसके आगे लिख लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे, अपने ग्राफ देखिए, कंसिस्टेंट है और ये कोइंसिडेंट है, यानी एक ही लाइन बनेगी उसके ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी। ये रहा बच्चों, इस एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ ग्राफ बनाना। अब देखो x 0 है तो y 5 है, x 2 है तो y 3 है। x की जगह 0 रखोगे तो y क्या आएगा 5, x की जगह 2 रखोगे तो y क्या आएगा, ये 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5 - 2 3। यहाँ देख लीजिए x y, x 0 रखोगे तो 2y इक्वल टू 10 यानी y इक्वल टू 5, x 2 लिखोगे तो 6 यानी y इक्वल टू 3। आपका ग्राफ बनेगा ये x है, ये y है, y 1 2 3 4 5 और यहाँ आएगा 1 2 3। आपको क्या करना था, x 0 है तो y 5 है, x 0 ये रहा, y 5 ये रहा। तो ये देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, x तो 0 है, y क्या है 5। ऐसे लिखा जाता है ना कोऑर्डिनेट, x, y। पहला क्या है, x 0 है, y क्या है 5, तो x 0 y 5। दूसरा क्या है, x 2 y 3, x कितना है 2, y कितना है 3। तो सबसे पहले मैं x को देख रहा हूँ 2 ये रहा, y को देख रहा हूँ 3 ये रहा। तो ये रहा 2, 3, ये निकलेगा इस पॉइंट से। आप स्केल से बनाओगे वैसे निकल जाएगा। ये लाइन आ गई, क्यों लाइन आई, क्योंकि अपनों को क्या करना था, दूसरे के बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट सेम ही है। ठीक है, दूसरी लाइन इसके ऊपर ही होगी। ये लाइन क्या है कंसिस्टेंट, तभी ग्राफ बनाया, इनकंसिस्टेंट होते तो ग्राफ नहीं बनाते। अब मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ तो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। ये कहता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का हाफ क्या है, हुज लेंथ इज गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा हो, 36 मीटर है। आपको डायमेंशन निकालनी है गार्डन की। ठीक है, तो 6 नंबर इसका आंसर लिखता हूँ मैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, लेट लेंथ ऑफ गार्डन। लेंथ क्या मानी मैंने गार्डन की,
एक्स मीटर एंड विड्थ ऑफ गार्डन कितनी आ गई वाई मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली चीज क्या कहता है, फर्स्ट क्या कहता है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। क्या कहता है, लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है किससे, उसकी विड्थ से। लेंथ कितनी है आपके गार्डन की x, विड्थ कितनी है y। तो पहली इक्वेशन आ गई आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है आपके पास, ये कहता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन का क्या कहता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 36। कितना दिया हुआ है 36। हाफ का हाफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 36। 1/2 का 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या रह गया एल। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी मानी है आपने x, और ब्रेड्थ कितनी मानी है विड्थ y, कितना हो गया 36। आपके सामने दो इक्वेशन है कि नहीं है ना, दोनों इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। एक लाइन ये आएगी, एक लाइन ये आएगी, जहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वो आपका आंसर होगा। इसने लिखा नहीं है कि इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, लेकिन अपने फिर भी ग्राफ से ही सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपना चैप्टर ग्राफ का है ना। अगर बिना ग्राफिकली सोल्व करना होता तो अपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, y से y कैंसिल हो जाता, x 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू आ जाता 20, x 20 है तो y कितना आ जाता 16। ठीक है, समझ गए, y कितना आ जाता 16। आपका आंसर मैंने बता दिया, x आएगा, लेंथ आएगी 20 मीटर, विड्थ आएगी 16 मीटर। कैसे आई, क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना कैसे है, ग्राफ बनाना। दोनों का ग्राफ बना सकते हो आप लोग। कैसे बनाओगे, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की 4, y की 1 रखोगे तो x की 5, एक ग्राफ आ जाएगा। इसके अंदर दूसरा रख लेना, दूसरा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब अपने करते हैं, अब मैं लिखता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके पहले वाले ज्ञान का निचोड़ निकालने का सारा कि आप कितना सीखे हो। कहता है आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी है 2x + 3y - 8 = 0। आपको कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो वेरिएबल की एक दूसरी इक्वेशन आप अपनी तरफ से लिखो। कैसे लिखनी है, सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फाउंड इज, वो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर आप उसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसा निकलना चाहिए, या पहला तो है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला निकलना चाहिए, दूसरा है पैरेलल लाइन वाला निकलना चाहिए, और तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन वाला निकलना चाहिए। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि इस लाइन को कंपेयर करना है किसी दूसरी लाइन से जो आप अपनी तरफ से लिखोगे। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को कंपेयर कर लेता हूँ a1x b1y c1 से, तो a1 b1 और c1 की वैल्यू आ गई। अब वो कहता है कि एक एग्जाम्पल लिखो ताकि दोनों लाइनें क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग। तो अब आप बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आपके पास क्या है, a1 तो है 2, b1 है 3। अब a2 और b2 की वैल्यू कुछ भी लिख दो, x y z कुछ भी लिख दो, बस a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ गए, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो पर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ 7x - 5y + 3 = 0। अब यहाँ देखो a2 क्या है 7 और b2 क्या है -5। अब a1 क्या हो गया 2/7, b1 में ये देखो, अब a1/a2 क्या आ गया 2/7, b1/b2 क्या आ गया 3/-5। बताओ a1/a2 और b1/b2 नहीं है ना, इसका मतलब मेरी लाइन ये वाली सही है। अब आप सोचोगे कि मैं 7 - 5 कैसे लेके आया, तो आपका मन करे वो लिख दो। आप 7 की जगह 8 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, 1 2 3 4 100 1000 लाख 2 लाख कुछ भी लिख सकते हो। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि x और y वेरिएबल में होनी चाहिए और a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब पैरेलल लाइन का देखो,
पैरेलल लाइन कब बनती है? जब A1 अपॉन में A2 इक्वल हो B1 अपॉन में B2 के, और नहीं होना चाहिए इक्वल C1 अपॉन में C2 के। इसको मैं बताता हूँ, आपको क्वेश्चन क्या दी हुई है? 2x प्लस 3y दी हुई है ना, दूसरी भी यही ले लो, लाइन ले ली, मैं लाइन ले लेता हूँ 2x प्लस 3y। देखना, याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, आपसे जब भी पैरेलल लाइन का पूछे तो जो ऑप्शन इसने यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y वही ले लो, क्योंकि ये तो इक्वल है ना। इक्वल नहीं है तो क्या नहीं है? ये कांस्टेंट इक्वल नहीं है, तो यहाँ -8 है, यहाँ मैं -7 ले लेता हूँ इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ A2 है 2, B2 है 3 और C2 है -7। अब देखो A1 अपॉन में A2 कितना आ गया? 2 अपॉन में 2 यानी कि 1। B1 अपॉन में B2 कितना आ गया? 3 अपॉन में 3 यानी कि 1। C1 अपॉन में C2 कितना आ गया? -8 अपॉन में -7। देखो A1 अपॉन में A2 भी 1 है, B1 अपॉन में B2 भी 1 है, यानी कि A1 A2 और B1 B2 तो इक्वल है, लेकिन इक्वल किसके नहीं है? C1 अपॉन में C2 के नहीं है। इसको मैंने कैसे किया? मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये तो सेम ले लो, A1 जो था वही ले लो, A2 जो था वही ले लो, ठीक है। A1 B1 जो थे वही A2 और B2 ले लो। C1 कांस्टेंट अलग है तो आप कांस्टेंट को चेंज कर दो। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कोइंसिडेंट लाइन। इसकी कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। तो इसके ऊपर आपकी मर्जी है, कैसे कर सकते हो? ये देखो तीनों रेशो इक्वल आए हैं ना, तो तीनों रेशो इक्वल कब पा सकते हैं? आप 2x प्लस 3y -8 लिखोगे तो यही लाइन है, लेकिन अपनों को तो लाइन चेंज करके लिखना है। तो इस पूरी इक्वेशन को आपका मन करे उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो। किससे करूं? चलो 2 से कर दूं तो मेरे पास लाइन आ गई। 2 का मल्टीप्लाई से किया 4x, 2 का मल्टीप्लाई अगले से किया 6y, 2 का मल्टीप्लाई अगले से किया 16 इक्वल टू 0। अब देखो A2 कितना है? 4, B2 कितना है? 6 और C2 कितना है? -16। अब देखो क्या आया? A1 अपॉन में A2, A1 कितना है? 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2। B1 अपॉन में B2 कितना है? 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। C1 अपॉन में C2 कितना है? -8 अपॉन में -16 यानी कि 1 अपॉन 2। आया कि नहीं आया? याद रखना, इंटरसेक्टिंग लाइन में तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसका मतलब आप A1, A2 और B2 कुछ भी ले सकते हो इनको छोड़ के। आगे वाले में देखिए, इसमें ये दोनों इक्वल होते हैं तो AX BY वही ले लो। C1 इक्वल नहीं होता तो उस कांस्टेंट को चेंज कर दो। इसके अंदर इस नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, आप 3 से मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन बना सकते हो। 3 2 6x, 3 3 9 3 8 24। फिर ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ध्यान से समझना इसको, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मेरी बिना हेल्प के भी कर सकते हो अगर इसको थोड़ा सा समझो। अब देखो अपने क्वेश्चन को क्या करना है, देखो मैं आपको शुरू से बताता हूँ क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन को पढ़ो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। मतलब पहला लाइन क्या कहता है, आपको ग्राफ बनाना है। तो अपने आगे क्यों चले, अपने पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं ना, सॉल्यूशन में पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन से स्टार्ट करने में क्या है, सबसे पहले अपने को ग्राफ बनाने का कह रहा है तो अपने ग्राफ बना लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले ये भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में x और y में, ये भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में x और y में। तो यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन को ना। तो मैं इन लाइन को मान लेता हूँ, मान क्या लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ। गिवन लाइंस, सबसे पहले लाइन कौन सी गिवन है, L1। L1 कौन सी गिवन है अपनों को, x - y + 1 = 0। अब मुझे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने का तरीका ये रहा। क्यों, मुझे इतना पता है ये एक लाइन ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और कोई भी लाइन खींचने के लिए मेरे को कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो वही से है, मैं यहाँ अपने सिर्फ 2 पॉइंट निकालूंगा। ये रहा x, ये रहा y। जब x 0 है, ये देखते रहो x क्या है, 0। तो ये देखो 0 - y + 1 = 0। यहाँ से -y उधर चला गया तो y = 1। y की वैल्यू क्या आई,
1 व्हेन x इक्वल टू 0। दूसरे नंबर पर जब x ले लेते हैं 1 तो ये क्या आएगा 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 और 1 2, y उधर चला गया तो प्लस का, तो x जब 1 है तो y कितना है 2 है। पहला बन गया कि नहीं बन गया। सेकंड लाइन एंड L2, सेकंड लाइन कौन सी गिवन है अपने पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये भी बहुत आसान है x y। अब देखो y अगर मैं 0 ले लूं तो ये तो माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12, 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा y 0 लेने पर x कितना आ गया 4। ठीक है, y अगर मैं 1 दूंगा तो कटेगा ये हो गया 12, ये माइनस 2 10 y। चलो अब की बार x 0 ले लेते हैं, x 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा 6। समझ गए, x 0 लिया, ये 2y इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई 6। अब मेरे पास L1 के भी कोऑर्डिनेट है, L2 के भी कोऑर्डिनेट है। अब इसका ग्राफ बना लेता हूँ मैं। पहला इसने यही काम किया था ना, ग्राफ बनाना है, तो ये रहा अपना ग्राफ। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x की वैल्यू 0 1 और 4 तक है, तो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6। y की वैल्यू 6 तक है, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6। अब देखो पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है बच्चों, पहला कोऑर्डिनेट है 0 1, x 0 y 1, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट है 0, 1। तो x 0 y 1 ये रहा कौन सा कोऑर्डिनेट 0, 1। दूसरा x1 y2, x1 ये रहा y2 ये रहा, तो दूसरा कोऑर्डिनेट है x1 y2। तो एक लाइन है आपके पास ये वाली, ठीक है, और ये पॉइंट है -1। आप अपना ग्राफ बनाओगे ना तब पता लग जाएगा ये कौन सा पॉइंट होगा -1 का। समझ में आ गया, ठीक है। अब बनाते हैं, ये कौन सी लाइन बनाई है मैंने, ये लाइन बनाई है मैंने L1। अब मेरे को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने L1 पहले ही शो कर दिया। अब मेरे को बनाना है L2, तो x 4 है y 0 है, x पे 4 ये रहा और y की वैल्यू 0 ये रही, तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा है मेरे पास 4, 0। आगे कहता है x 0 तो y 6, x 0 है y 6 है, तो एक कोऑर्डिनेट मेरा x 0 y 6। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूं सीधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझसे देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आएगा ये वाला, ठीक है। आप देखते रहो, दोनों लाइन बनाने को कहा था। सबसे पहले इसने क्या कहा था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, तो मैंने दोनों लाइन बना दी। ये लाइन L1 है, ये लाइन कौन सी है L2 है। आ गया पहला क्वेश्चन, तो ये तो सिंपल ही था। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ये कहता है ऐसा बनाओगे ना तो एक ट्राइंगल बन रहा है और उस ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालो फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, यानी कौन से बन रहा है वो L1 से L2 से और x एक्सिस से एक ट्राइंगल बन रहा है। किससे बन रहा है, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, यानी किस से L1 से L2 से एंड x एक्सिस, और किससे बन रहा है x एक्सिस से। तो ये देखो ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मेरे साथ साथ चलो। ये रहा, यहां से यहां, 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 ये ट्राइंगल बना कि नहीं बना। इसको नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ B, इसको नाम दे देता हूँ C। तो ये ट्राइंगल ABC बना कि नहीं बना, बन गया ना। अब यहां लिखते हैं फ्रॉम ग्राफ, मतलब ग्राफ से
triangle ABC is formed by lines L1, L2 and x एक्सिस। L1, L2 और x एक्सिस से अपन लोगों को क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। कौन सा बन गया ट्राइंगल? ABC। आपसे पूछा क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस पूछा है। आपको पूछा क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पूछा है। वर्टिसेस कौन से होते हैं? A, B और C। ये तो बताने की जरूरत नहीं है वर्टिसेस किसको कहते हैं। जहां दो साइड मिलती है उसको क्या कहते हैं? वर्टिसेस। तो ठीक है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ A, कोऑर्डिनेट ऑफ B, कोऑर्डिनेट ऑफ C। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है। ये x लेना पड़ेगा, यहाँ y लेना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ x, y। A कौन सा पॉइंट है? ये रहा। इस पे x की वैल्यू कितनी है? 2। x की वैल्यू कितनी है इधर? 2। y की वैल्यू कितनी है? 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना हो गया? 2, 3। समझ गया? x एक्सिस है ना, ये वाला पॉइंट है ना, x, y लिया जाता है तो पहले x की वैल्यू देखो 2, y की वैल्यू देखो 3। मैंने डॉटेड लाइन से मिलाया हुआ है। कोऑर्डिनेट ऑफ B ये है कि नहीं है? यहाँ x की वैल्यू कितनी है? -1। y की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये पॉइंट कौन सा है? -1, 0। C आप लोगों के सामने ही है, लिखा ही वैसे ही के कोऑर्डिनेट। पहले x की वैल्यू 4, फिर y की वैल्यू 0। तो आपसे यही पूछा था कि इसके कोऑर्डिनेट के वर्टिसेस निकालो, तो अपनों ने कोऑर्डिनेट के वर्टिसेस निकाल दिए। मैंने मेरी तरफ से एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। आपको जो भी डाउट हो वो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय, टाटा।